रिश्तों का अपमान पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना। ससुराल जाने को लेकर अनुपमा की उसके पति राहुल से लड़ाई हो जाती है और अनुपमा राहुल को बिना बताए घूमने चली जाती है। राहुल जब घर वापस आया तो देखा घर में अनुपमा नहीं थी। राहुल ने अनुपमा को फ़ोन किया और उसे बहुत उल्टा सीधा कहा। यहाँ तक कि राहुल ने ये भी कह दिया कि अनुपमा को अब उसके घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। उसने राहुल से कहा वो मर जाएगी लेकिन दोबारा उस घर में कभी नहीं आएगी जहाँ पर बात बात में उसका अपमान किया जाता है। राहुल की बातों से अनुपमा टूट गई थी, इसीलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर उसकी सहेली रिया ने उसे बचा लिया। राहुल को जब उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने फिर अनुपमा को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन अनुपमा फ़ोन नहीं उठा रही थी। पर अब जबकि रात के 8 बज चुके थे, राहुल को अनुपमा की चिंता होने लगी थी। अनुपमा अभी भी पुरानी बातों को सोच रही थी और शून्य में ताक रही थी। रिया ने अनुपमा के कंधे पर हाथ रखा तो उसे एक झटका सा लगा। रिया ने अनुपमा के कंधों को थपथपाते हुए कहा, रिलैक्स अनुपमा, मैं हूँ। ये सुनकर अनुपमा ने चैन की सांस ली। तू ठीक है? रिया ने पूछा। अनुपमा ने अनमने ढंग से हाँ में सर हिलाया। रिया ने कॉल करके होटल के रूम में खाना मंगवा लिया। पहले तो अनुपमा ने खाना खाने में आनाकानी की, फिर रिया के कहने पर उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। रिया का बेटा राज भी खाना खाकर थोड़ी देर सो गया। फिर से अनुपमा के फ़ोन पर राहुल का कॉल आने लगा, पर अनुपमा ने नहीं उठाया। राहुल अब लगातार उसको कॉल कर रहा था। रिया बहुत देर से ये सब देख रही थी। फिर उसने बोला, अनुपमा, एक बार जीजाजी से बात तो कर ले। वैसे तो अनुपमा का मन नहीं था फ़ोन उठाने का, पर रिया की बात सुनकर उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही राहुल की चिंता भरी आवाज़ आई। राहुल ने अनुपमा से कहा, हेलो अनुपमा, कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। प्लीज़ तुम जल्दी से घर आ जाओ। राहुल, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम किसके घर की बात कर रहे हो? शायद तुम भूल गए हो। तुमने ही कुछ समय पहले मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा की आवाज़ में एक अलग ही टीस थी। किसके घर मतलब? हमारे घर और किसके? राहुल ने असमंजस में पड़ते हुए कहा। इस पर अनुपमा एक फीकी सी हंसी हंसी और राहुल से कहा, मेरा कोई घर नहीं है, वो सिर्फ आपका घर है। राहुल, और दूसरों के घर में रहने पर सिर्फ और सिर्फ अपमानित होना पड़ता है। मैं अब अपना और अपमान नहीं करवाना चाहती, इसीलिए अब मैं उस घर में वापस नहीं आना चाहती। इस पर राहुल 2 मिनट के लिए खामोश हो गया। फिर उसने सोचा कि पहले अनुपमा को घर लाना जरूरी है, बाकी की बातें बाद में। राहुल को तो ये तक नहीं पता था कि इस समय उसकी पत्नी कहाँ और किस हाल में है। उसे फिलहाल उसकी चिंता हो रही थी। उसने शांति से अनुपमा से पूछा, अच्छा अनुपमा, ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। तुम मुझे? राहुल अपनी बात कह पाता कि तभी फ़ोन पे टू टू की आवाज़ हुई और फ़ोन कट गया। राहुल फ़ोन पर हेलो हेलो 2 सेकंड तक करता रहा। शिट, ओह गॉड, ये लड़की भी ना। ये कहकर राहुल ने अपने सर को झटका और फ़ोन सोफे पर फेंक दिया और सर पकड़कर वहीं धम्म से बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अनुपमा इस वक्त कहाँ है। ना घर में उसके कोई रिश्तेदार थे जिसके घर वो जाए। अड़ोस पड़ोस में तो पहले ही पूछ चुका था। इधर अनुपमा ने राहुल की बात सुन के फ़ोन काट दिया। तभी रिया ने अनुपमा से पूछा, अनुपमा कुछ तो बोल। अगर हम मिलकर बात करेंगे तो शायद इस समस्या का हल निकाल सकेंगे। अनुपमा ने रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनुपमा तो मानो उस समय पत्थर की हो गई थी, जो शायद कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसने रिया से पूछा, वॉशरूम कहाँ है? रिया हैरानी से अनुपमा की ओर देखने लगी और उसने वॉशरूम की तरफ उंगली करते हुए कहा, वहाँ है। अनुपमा वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो ऐसे चल रही थी मानो जिंदा लाश चल रही हो। रिया को अनुपमा पर तरस आ रहा था। उसने राहुल को कॉल करने के लिए
अनुपमा का फ़ोन लिया, पर अनुपमा का फ़ोन तो लॉक था। अनुपमा का फ़ोन लॉक देखकर रिया थोड़ा हताश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि तभी फिर से अनुपमा का फ़ोन बजा, जिस पर राहुल का नाम दिख रहा था। रिया ने तुरंत ही उसका फ़ोन उठा लिया। इससे पहले रिया कुछ कहती, राहुल ने घबराते हुए कहा, आई एम सो सॉरी अनुपमा। देखो, जो भी नाराज़गी है वो तुम बाद में जता लेना। तुम अभी प्लीज़ घर आ जाओ। हेलो राहुल जी। रिया ने राहुल की बात को बीच में काटते हुए कहा। किसी और की आवाज़ सुन के राहुल थोड़ा सा हैरान हो गया और मन ही मन डर गया। कहीं अनुपमा ने सचमुच तो कुछ नहीं। वो कपकपाते हुए स्वर में बोला, हेलो कौन? राहुल जी, मेरा नाम रिया है और मैं अनुपमा की दोस्त हूँ। अनुपमा ठीक तो है ना? राहुल ने घबराते हुए पूछा। जी वो बिल्कुल ठीक है और अभी मेरे साथ है। ये बात सुनकर राहुल ने कुछ राहत की सांस ली और रिया से बोला, आप कहाँ पर हैं? मैं अनुपमा को लेने आता हूँ। रिया थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि वो क्या करे, क्योंकि अभी तक वो पूरी बात नहीं जानती थी। तो उसे डर था कि कहीं वो अनुपमा को वापस गलत जगह पर तो नहीं भेज रही है। सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी कि अगर उस समय वो और आलोक वहाँ पर ना होते तो शायद अनुपमा हमारे बीच। हेलो रिया जी, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? राहुल की बात सुनकर रिया अपने ख्यालों से बाहर आई। रिया ने राहुल से कहा, माफ़ कीजिएगा सर, पर मैं अनुपमा को अपने साथ कानपुर ले जा रही हूँ, उसके माता पिता के घर। लेकिन क्यों? राहुल ने हैरानी से पूछा। रिया को राहुल के इस सवाल पर थोड़ा गुस्सा आ गया और वो रोष में बोली, क्योंकि अभी इस वक्त वो जिस हाल में है उसे अपने माँ बाप की सख्त ज़रूरत है। और फिर आपके और उसके बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता, पर क्या आप जानते हैं कि अनुपमा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी? अगर मैं और मेरे पति उस समय वहाँ पर ना होते तो शायद आज अनुपमा। ये कहते कहते रिया रुक गई। रिया की बात सुनकर राहुल डर से पसीना पसीना हो गया कि कहीं ये बात उसके माँ बाप तक पहुँच गई तो पता नहीं क्या प्रतिक्रिया दे। राहुल डर के कारण कांपने लगा। वो घबराते हुए रिया से बोला, देखिए रिया जी, आप गलत समझ रही हैं। हमारे बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कुछ नहीं। कमाल है राहुल जी, गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि अनुपमा ने सुसाइड करने की कोशिश की। रिया ने तंज कसते हुए कहा। ये सुनकर राहुल थोड़ा सा खींच उठा, पर कुछ बोल नहीं सका। उसने रिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, रिया जी मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ विश्वास कीजिए। इसके बाद 2 मिनट तक फ़ोन पर खामोशी छाई रही। फिर राहुल ने कहा, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप अनुपमा से खुद ही पूछ लीजिए। अगर वो कुछ भी ऐसा कहे जिससे आपको लगे कि सही नहीं है तो आप उसको मेरे साथ नहीं भेजिएगा। ये सुनकर रिया थोड़ा सोच में पड़ गई, मगर रिया ने थोड़ी देर सोचकर अपना पता बता दिया और फ़ोन रखकर जैसे ही पलटी, अनुपमा उसे ही सर्द भाव से घूर रही थी। रिया एक पल के लिए डर गई, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, अनुपमा तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। अनुपमा रिया के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा रिया से ही पूछ लिया, क्या तुमने राहुल को यहाँ बुलाया है? अनुपमा की बात में नाराज़गी साफ तौर पर झलक रही थी। रिया ने अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं, वो तो उनका फ़ोन। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अनुपमा वहाँ से जाने लगी तो रिया ने अनुपमा का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की और उससे बोली, मेरी बात तो सुन। अनुपमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और रिया पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम नहीं जानती हो वहाँ क्या हुआ था? रिया, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके क्या कहा? कहते हैं कि अगर घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाओगी तो मेरे घर में मत आना। मेरा घर, मेरा घर शब्द कहकर अनुपमा रोते हुए धम्म से बिस्तर पर बैठ गई। रिया ने भी उसको रो लेने दिया और उसे गले लगा लिया। अनुपमा जोर जोर से रो रही थी। 2 मिनट बाद अनुपमा थोड़ा शांत हुई और अपने आंसू पोंछे। फिर सुबकते हुए रिया से कहने लगी, जानती हो रिया, जब मैं छोटी थी और घर के काम में मन नहीं लगता था तो माँ हमेशा यही कहती थी, ससुराल जाओगी और वहाँ काम ठीक से नहीं करोगी तो वहाँ सास बातें सुनाएगी। माँ ने ससुराल का इतना डर भरा कि आज भी काम डर के कारण करती हूँ। इसीलिए नहीं कि मुझे काम करना है,
बचपन से यही सुनती आ रही हूँ। अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए तो ससुराल का डर दिखाया गया, अगर जिद मचाई तो ससुराल का डर दिखाकर चुप करा दिया गया। जब बड़ी हुई माँ से कुछ भी लेने को कहती तो कहती अभी नहीं, जब शादी होगी तब दूंगी। सजना संवरना चाहा तो यही कहती रहीं, अनुपमा सिंपल रहो, ससुराल में तो सब श्रृंगार करना ही है। ऐसा लगता था कि मानो श्रृंगार औरत केवल पति के लिए ही कर सकती है, खुद के लिए नहीं। फिर जब मैंने अपने सपनों को उड़ान देना चाहा, करियर बनाना चाहा तो ये कहकर डराया गया कि ससुराल में वर्किंग वूमेन को डबल काम करना पड़ता है। ये कहकर सपनों के पंख पहले ही काट दिए गए। क्यों रिया, क्यों? ऐसा क्यों होता है? एक लड़की को ससुराल के नाम से मायके वाले इतना टॉर्चर करते हैं कि उसके लिए ससुराल एक भूत महल बनकर रह जाता है, जहाँ जाते ही उसको न जाने किन किन भूतों का सामना करना पड़ेगा। जानती हो रिया, जब भैया की शादी हुई थी तब मेरी बुआ ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था अनुपमा? रिया ने शांत भाव से पूछा। क्या कहा था अनुपमा? रिया ने शांत भाव से पूछा। घर के किराएदार चले गए, अब मकान मालकिन आ रही है। ये सुनकर बुआ से जोर जोर से लड़ने का मन किया, पर संस्कार बस कुछ कह नहीं सकी। ये शब्द कहते हुए अनुपमा के चेहरे पर एक टीस उभर पड़ी। किराएदार यानी कि मैं, और मकान मालकिन यानी कि भाभी। उस हिसाब से तो मैं भी अपने ससुराल की मकान मालकिन हुई। कैसे मकान मालिक हैं हम लोग रिया, जो अपने हिसाब से अपने ही घर में नहीं जी सकते, जिसे जब चाहे अपने ही घर से निकाल देने की धमकी दे दी जाती है। ये बात सुनकर रिया का दिल कसक उठा। मकान मालिक तो वो होता है ना, जो अपने घर को अपने हिसाब से सजाता है, संवारता है, और जहाँ उसे अपनेपन का एहसास होता है। लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो अपने घर पर आकर सुकून पाते हैं, पर हमें तो सुकून पाने के लिए भी अपने मायके आना पड़ता है। मायका यानी माँ का घर। पर क्या वो वाकई में माँ का घर होता है? वो तो पिता का घर होता है ना। जो घर के मुखिया होते हैं, घर के सारे फैसले लेते हैं। तो फिर हम मकान मालकिन कैसे रिया? क्यों हम ससुराल में अपने हिसाब से नहीं रह सकती? अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकती? अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकती? अपने मन से अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा सकती? क्यों रिया, क्यों? क्यों हमें डर लगा रहता है कि अगर हम उनके हिसाब से नहीं चले तो न जाने हमारे साथ क्या होगा? अनुपमा ये बात कहते हुए चित्कार उठी। ये बातें सुनकर एक बार को रिया को भी रोना आ गया, क्योंकि कहीं न कहीं पहले वो सब रिया भी झेल चुकी थी। रिया का साथ तो गुरुजी ने दे दिया और आलोक को सही रास्ते पर ले आए, पर उन औरतों का क्या, जो आज भी घुट घुट कर, तिल तिल कर अपने ही घर में नौकरों से भी बदतर जीवन जी रही हैं। इन बातों से रिया भी बुरी तरीके से विचलित हो गई थी, पर अनुपमा को संभालने के लिए उसने अपने आप को मजबूत किया, और फिर रिया उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें राहुल के साथ नहीं जाना मत जा। हम एक काम करते हैं, अंकल आंटी यानी कि तेरे मम्मी पापा के पास चलते हैं। ये सुनकर अनुपमा ने रिया की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान मारी, और उसने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, रिया, तुमने कभी सुना है एक किराएदार को वापस उसी घर में जाते हुए जहाँ से वो निकाला गया हो? ये सुनकर उनको समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसने अपनी नजरें नीची कर ली और एक गहरी सांस छोड़ी। कुछ देर के लिए उस कमरे में सुई पटक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अनुपमा ने कहा, मुझे नहीं पता तुम इस बात को समझ पाओगी कि नहीं समझ पाओगी, पर हम चाहे जितने ही आधुनिक विचारधारा वाले क्यों ना हो जाएं, पर वास्तविकता तो यही है कि शादी करते ही लड़कियां मायके वालों के लिए महज एक मेहमान बनकर रह जाती हैं। जो लड़की अपने मायके में हक से सब कुछ करती थी, शादी के बाद उसके सारे हक उससे छीन लिए जाते हैं। और भाभी जी के आ जाने के बाद तो, कहते कहते अनुपमा रुक गई और एक गहरी सांस छोड़ी। क्या तेरी भाभी ने तेरे साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया? रिया ने पूछा। वो क्या गलत करेंगी? मेरी माँ ने तो मुझे भाभी की नज़र में एक अनचाहा मेहमान बनाकर रख दिया है, जिससे मैं भाभी की नज़र में सिर्फ एक बोझ बन के रह गई हूँ। क्या मतलब? रिया ने पूछा। मतलब साफ है रिया, मैं जब भी घर जाती हूँ माँ भाभी से तरह तरह के व्यंजन बनवाती हैं।
राहुल के आने पर तो घर ऐसा चमकाने को कहती हैं कि मानो अगर थोड़ी सी भी गंदगी रह जाएगी। हर टिपिकल इंडियन सास की तरह उन्होंने किचन से रिटायरमेंट ले लिया और पापा भाई घर में एक तिनका तक नहीं हिलाते। और अब तो उनका छोटा बेबी भी है, उस पर भी अगर मैं भाभी का हाथ बटाने की कोशिश करती हूँ तो माँ मुझे रोक लेती है। भाभी कुछ कहती तो नहीं, पर उनकी नज़रों में मुझे विद्रोह नजर आता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं वहाँ गई तो सिवाय क्लेश के कुछ नहीं होगा। मुझे समझा बुझा कर वापस राहुल के पास भेज दिया जाएगा। ये सुनकर रिया सोच में पड़ गई, क्योंकि जब उसने घर छोड़ा था उसके माँ बाप उसके साथ खड़े थे। उसके भाई की शादी भी नहीं हुई थी, जिस कारण इतनी दिक्कत नहीं हुई। पर रिया का नज़रिया भी अपनी जगह सही है। माँ बाप तो फिर भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हैं, पर भाई भाभी के लिए सिर्फ वो 4 दिन की मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। ये सोच ही रही थी इन सब के विषय में कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने की आवाज़ से दोनों अपनी सोच से बाहर आईं। दोनों को लगा कि शायद राहुल आ गया है। अनुपमा ने घबराते हुए कहा, रिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राहुल के साथ नहीं जाऊंगी। अनुपमा बहुत ज़्यादा डर गई थी। रिया ने अनुपमा को शांत करने की कोशिश की और उससे कहा, शांत हो जा अनुपमा, मैं हूं ना, मुझे देखने दो। रिया बड़ी ही सावधानी से दरवाज़ा खोल रही थी। 2 मिनट के लिए दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। दरवाज़ा खुलने पर रिया को आलोक दिखा। आलोक को देखते ही रिया ने गहरी सांस छोड़ी और आलोक को कस के गले से लगा लिया। ये देखकर आलोक भी थोड़ा असमंजस की स्थिति में आ गया। उसने रिया से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बोलिए, 2 मिनट के लिए बस ऐसे ही मुझको रहने दीजिए। रिया आलोक के सीने से लगे हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर अंदर तो आने दो, बाहर सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आलोक ने कहा। ये सुनकर रिया को कुछ होश आया और उसने ध्यान दिया कि वो लोग कमरे के बाहर खड़े हैं। ये देखकर रिया आलोक से अलग हो गई और उससे कहा, सॉरी आलोक, मैं थोड़ा डर गई थी। इस पर आलोक ने दिल पर हाथ रखते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, हाय, मुझे तो लगा मेरी किस्मत चमक गई। इस बात पर रिया थोड़ा सा शर्मा गई और उस पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए आलोक की बाहों में एक पंच मारा और दोनों मुस्कुरा दिए। कमरे के अंदर आने पर आलोक ने देखा अनुपमा अभी भी डरी हुई थी, पर आलोक को देखकर थोड़ा शांत हो गई। इस पर आलोक ने गंभीरता से पूछा, बात क्या है रिया? रिया ने आलोक को सारी बातें बता दी और आलोक से कहा, अनुपमा ना ही अपने पति के पास जाना चाहती और ना ही अंकल आंटी के पास। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, रिया ने आलोक से कहा। आलोक रिया की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। वो धीरे से अनुपमा के पास गया और अनुपमा से कहा, अनुपमा जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। अपने ही घर पर इस डर के साथ रहना कि अगर मैं दूसरों के हिसाब से ना चलूँ तो मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, तो तकलीफ़ तो होती ही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे मायका हो या ससुराल, दोनों ही आपके अपने घर हैं। कानून के अनुसार उस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, फिर आपके पति हों या फिर आपकी भाभी। कानून तो बहुत कुछ होता है आलोक जी, पर हमारा समाज कानून के अनुसार नहीं, परंपराओं के अनुसार चलता है। खासकर वो परंपराएं जो बहुओं बेटियों के लिए बनाई गई हैं। अनुपमा आलोक की बात को बीच में से काटते हुए बोली। फिर अनुपमा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आपको क्या लगता है मुझे कानून की जानकारी नहीं है? माना कि मैं एक वकील नहीं हूँ, पर आजकल कानून की जानकारी निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है। और आपको पता है कि अगर एक महिला अपने अधिकारों पर आ जाए, इस देश में 90% लोग जेल में होंगे या उनके घर तलाक हो चुका होगा। क्या आपको पता है कि शादी के बाद ससुराल में दहेज को लेकर किसी भी प्रकार का व्यंग कसना या ताने मारना मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि उसको अपनी मर्जी के अनुसार कपड़े ना पहनने देना भी घरेलू हिंसा के तहत आता है। रिया और आलोक दोनों हैरानी से अनुपमा को देख रहे थे। यदि उसे इतना सब कुछ पता है तो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? अगर तुझे इतनी जानकारी है तो अपने अधिकार के लिए लड़ती क्यों नहीं है?
रिया ने अनुपमा से कहा। इस पर अनुपमा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने रिया से कहा, तुम किन अधिकारों की बात कर रही हो रिया, जो हमें कभी मिले ही नहीं। हाँ, कानून की किताब में जरूर 4 लाइनें छाप दी गई हैं, पर वो सिर्फ संविधान की किताबों तक ही सीमित है। असल जिंदगी में तो कभी लागू नहीं होती। अगर मैं अपने ससुराल वालों से अधिकारों की लड़ाई करूंगी तो उसका नतीजा क्या होगा? या तो मेरे ससुराल वाले मेरी बात मान लेंगे या राहुल सीधे मुझे तलाक दे देंगे। अगर ससुराल वालों ने मेरी बात मान भी ली तो भी मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अनचाही बहू के अलावा कुछ नहीं रह जाऊंगी। और अगर तलाक हुआ तो तलाक के बाद तो मैं अपने ससुराल में रह नहीं सकती, क्योंकि घर मेरे पति और सास ससुर के नाम है। हाँ, एलिमनी के तौर पर कुछ रुपए जरूर मिल सकते हैं, पर कितने? जितने मेरे पति की सैलरी है उसकी आधी भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पर लड़कों को भी प्रॉपर्टी माँ बाप के मरने के बाद ही मिलती है। जब पति के नाम की प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो मुझे क्या मिलेगा? माँ बाप का तो घर वैसे भी भाई के नाम होता है, और भाई की एक सुई भी उठाई तो समझो भाई से रिश्ता खत्म। अनुपमा बहुत आवेश में बोल रही थी और बोलते बोलते भावुक हो गई, रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, रिया, क्या तुम नहीं जानती हो, हमारे समाज में लड़कियां अपने अधिकार सिर्फ इसीलिए छोड़ देती हैं ताकि कहीं उनका उनके भाई से रिश्ता टूट ना जाए। और बदले में वो भाई क्या करते हैं? मुसीबत पड़ने पर अपनी बहन से कन्नी काट लेते हैं। कहना आसान है, पर तुम बताओ, क्या तुम अपने भाई से अपनी प्रॉपर्टी, अपना अधिकार मांग पाओगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ोगी उनकी नज़रों में अपना सम्मान गंवा बैठोगी, और सम्मान को गंवा कर चाहे मायका हो या ससुराल, कहीं भी नहीं रहा जा सकता। ये सवाल सुनकर रिया मौन हो गई और 2 मिनट के लिए सुई पटक सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। इस बात पर फिर आलोक ने मौन को तोड़ते हुए अनुपमा से पूछा, अनुपमा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अभी प्रश्न ये है कि यदि आपकी मंजिल ना मायका है ना ससुराल, तो आप अपनी मंजिल के लिए कहाँ जाएंगी? वो तो पता नहीं, पर इतना तो पता है कि ना मैं मायके जाऊंगी और ना ही ससुराल। अगर ठिकाना नहीं मिला तो मैं मरना पसंद करूंगी, पर अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना मुझे गवारा नहीं। मैं अपने रिश्ते का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनुपमा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। नहीं अनुपमा, नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। किसी चौथे व्यक्ति की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उन्होंने मुड़ के देखा तो वो राहुल था, जिसकी आंखों में आंसू के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। राहुल अनुपमा के पास आकर भावुक होकर बोला, मुझे माफ़ कर दो अनुपमा, मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो घर तुम्हारे बिना घर नहीं है, वो तुम्हारा ही घर है। अगर तुम चली गई तो वो सिर्फ एक मकान है और कुछ नहीं। अनुपमा ने राहुल से मुंह फेर लिया। मैं जानता हूँ अनुपमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगर चाहो तो तुम उसकी सज़ा भी मुझे दे सकती हो, पर इस तरह मुझसे मुंह तो मत फेरो प्लीज, राहुल ने कहा। अनुपमा अभी भी राहुल से मुंह मोड़े खड़ी थी। तभी राहुल अनुपमा के सामने आ गया और अपने घुटनों के बल बैठ गया उसके सामने। अनुपमा से हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, पर मैं तुमसे एक मौका चाहता हूँ, सिर्फ एक आखिरी मौका। अगर उसके बाद कुछ भी हो, तुम मुझे कुछ भी सज़ा दे देना, मुझे मंजूर होगी। अब तुम्हारे सम्मान पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं अब से तुम्हारा कभी अपमान नहीं करूंगा। अनुपमा राहुल के इस रूप को देखकर हैरानी से उसको घूरे जा रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल ये सब कह रहा है। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से रिया और आलोक की ओर देखा तो आलोक ने अनुपमा से कहा, अनुपमा जी, एक मौका तो भगवान भी देते हैं। अगर वाकई में राहुल जी को अपनी गलती का एहसास है तो उन्हें ये मौका मिलना चाहिए, पर अगर ये अपनी बातों से मुकर गए तो? अनुपमा राहुल की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए बोली, तो फिर आपका ये भाई आपके सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और उसका घर आपके लिए खुला रहेगा, जहां आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा।
जहाँ कभी भी कोई आपका अपमान नहीं करेगा। आलोक ने अनुपमा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अनुपमा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब तक तुम्हारी ये दोस्त जिंदा है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरे पति तुम्हारे भाई हैं। इस रिश्ते से तुम मेरी नंद हो और इस भाभी के रहते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब सुनकर अनुपमा भावुक हो गई, पर फपक फपक कर रोने लगी। अनुपमा ने रिया को कसकर गले लगा लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। शायद रिया उसके मन की बात समझ गई थी। वो अनुपमा से बोली, देखो अनुपमा, तुम जो भी निर्णय करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी तुझ पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं थोपेगा, पर जो भी निर्णय लेना ठंडे दिमाग से और सोच समझ कर लेना। ये सुनकर अनुपमा सोच में पड़ गई और थोड़ी देर सोचने के बाद अनुपमा से बोली, राहुल, अगर कभी मेरे और माँ के बीच आपको एक का पक्ष लेना पड़ा तो आप किसका पक्ष लेंगे? रिया ने ये सवाल जानबूझकर राहुल से किया था, ताकि वो जान सके कि राहुल वाकई में शर्मिंदा है कि केवल डर से वो ये सब कह रहा है। इस पर राहुल ने कहा, अनुपमा, वो मेरी माँ है और तुम मेरी पत्नी हो। तुम दोनों मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा हो। एक पुरुष के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने जीवन के दोनों हिस्सों को अलग अलग देखे। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि माँ पूजनीय है, वो भगवान है। शायद इसीलिए उसकी गलतियों को देखकर भी अनदेखा कर रहा था। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना मेरी माँ मेरे लिए पूजनीय और सम्मानीय है, उतना ही तुम्हारा सम्मान भी मेरे लिए ज़रूरी है। जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मेरा वादा रहा। ये कहकर राहुल ने अनुपमा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराकर उसके गले लग गई। ये लोग तो आपस में ही एक दूसरे के साथ बिजी हो गए। अब हम भाई भाभी को कौन पूछेगा? ये नहीं कि भाई भाभी लखनऊ आए हैं तो उनको घर बुलाएं, उन्हें अपना शहर घुमाएं। माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से रिया बोली, खबरदार जो मेरी बहन को कुछ बोला तो। आलोक झूठा गुस्सा दिखाते हुए रिया से बोला। इस पर रिया आलोक को पंच मारते हुए बोली, आपकी बहन पहले मेरी दोस्त है, समझे? इस पर राहुल ने कहा, बिल्कुल। अनुपमा के घर में अनुपमा के भाई भाभी उर्फ मेरी साली साहिबा का तहे दिल से स्वागत है। और सब लोग फिर खिलखिलाकर हंस दिए। इसके बाद रिया और आलोक होटल में नहीं, अनुपमा और राहुल के घर में रुके। राहुल ने भी छुट्टी लेकर अनुपमा के साथ साथ रिया आलोक को लखनऊ घुमाया और चारों ने खूब मस्ती की। देखते ही देखते आलोक और रिया के जाने का वक्त आ गया और दोनों ने रिया और आलोक को विदा किया। रिया और आलोक के जाने के बाद राहुल सोफे पर बैठा था। राहुल ऊपर छत की ओर ताक रहा था और अनुपमा गौर से राहुल को देख रही थी। जब राहुल ने अनुपमा को अपनी ओर ताकते हुए देखा तो उससे पूछा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ कि आप में अचानक इतना परिवर्तन कैसे? अनुपमा ने राहुल से पूछा। इस पर राहुल नजरें चुराते हुए बोला, छोड़ो ना, क्यों पुरानी बातों को छेड़ रही हो? राहुल की इस हरकत पर अनुपमा संदेह की दृष्टि से देखते हुए उससे बोली, सच सच बताइए, क्या बात है? इस पर राहुल अपना सर खुजाते हुए बोला, वो दरअसल जब मैं गुस्से में ऑफिस गया तो मेरे दोस्त जतिन ने मुझे समझाया और मुझे मेरी गलती का एहसास कराने की कोशिश की। फिर मैं उसकी बात मानकर जब घर आया तो तुम्हें घर में ना पाकर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से में तुमसे वो सब बातें कह गया। पर जब तुमने मुझसे मरने की बात कही तो मैं बहुत डर गया और जब तुम घर वापस नहीं आई तो मेरी घबराहट और बढ़ने लगी। रिया जी से फ़ोन पर बात होने से पहले मैंने जतिन को फिर से फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई। इस पर वो गुस्सा होते हुए बोला, तो ठीक है ना, भाभी को मरने दे, क्यों चिंता कर रहा है? तुझे ही टेंशन होती थी कि तू माँ और पत्नी के बीच में पिसा जा रहा है। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, भाभी रहेंगी ना, तुझे फ्रस्ट्रेशन होगी। ऐसा मत बोल यार, मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। अगर कहीं उसने सच में कुछ। कहते कहते राहुल रुक गया। अब उसकी क्यों चिंता हो रही है? सुबह जब मैं तुझे समझा रहा था तो तुझे लग रहा था कि मैं बकवास कर रहा हूँ और अब तुझे चिंता हो रही है। सही बात तो ये है कि तुम जैसे मर्दों का कुछ नहीं हो सकता, जो बीबी की कदर तभी करते हैं
जब वो इस दुनिया को से चली जाती हैं। आज जब भाभी की जान पर बनाई तो अब तुझे उसकी चिंता हो रही है। यही चिंता पहले कर लेता तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। जतिन ने बहुत ही गुस्से में बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। माफ़ी मुझसे नहीं, भाभी से मांगो और उनकी परिस्थितियों को समझो। और अगर कुछ भी दिक्कत है तो एक दूसरे से बातचीत से हल करो। एक दूसरे पर गुस्सा और झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। चीज़ों को अगर बातचीत से सुलझा लिया जाए तो कभी भी सिचुएशन इतनी ख़राब हो ही नहीं सकती। फिर जतिन ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भाभी का फ़ोन लग रहा है, इसका मतलब शायद वो अभी ठीक है। बस वो तेरे से गुस्सा हैं। तू कोशिश करता रहे, शायद भाभी एक बार फ़ोन उठा ले और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर। इसके साथ वादा कर उनसे कि कभी उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा, कभी उनका अपमान नहीं करेगा। एक पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर पति के भरोसे ससुराल आती है। अगर वो पति ही उसका सब भरोसा तोड़ दे तो वो भी टूट जाती है। शायद अभी देर नहीं हुई है राहुल, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें वापस ले आ। अब फ़ोन रख और उनको फ़ोन कर। इसके बाद जब रिया जी से उनका पता मिला तो मैं तुम्हारे पास पहुंचा, और जब तुम आलोक जी से बात कर रही थी मैंने सब सुन लिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। ये सुनकर राहुल उदास हो गया। अनुपमा एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, चलिए अंत भला तो सब भला। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे भी आपके साथ कोई पुरानी कड़वी बातें याद नहीं रखना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ख्वाहिशों और तुम्हारी ज़रूरतों को समझ सकूँ और उन्हें पूरा कर सकूँ। राहुल अनुपमा का हाथ पकड़ते हुए बोला। इस पर अनुपमा राहुल के कंधे पर सर रखते हुए बोली, मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहें, मेरे सम्मान के लिए। ज़रूर। राहुल ने अपना हाथ अनुपमा के कंधे पर रखा और उसे अपने करीब खींच लिया और उससे शरारत भरे अंदाज में बोला, वैसे ख्वाहिश से याद आया कि माँ की भी एक ख्वाहिश थी जो मुझे पूरी करनी है। इस पर अनुपमा चौंकते हुए बोली, क्या? यही कि अगले साल उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए। राहुल की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। इस पर अनुपमा ने मुस्कुराते हुए राहुल के सीने पर पंच किया और शर्माते हुए उसके सीने से सर छुपा लिया। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे क्योंकि अब राहुल अनुपमा को समझने की कोशिश करने लगा था। अब राहुल ने अपनी माँ और अनुपमा के बीच में सामंजस्य बिठाना सीख लिया था। शुरुआत में अनुपमा की सासू माँ को बहुत बुरा लगा कि उनका बेटा अपनी पत्नी का साथ देता है। फाइनली राहुल ने उनको भी मना लिया था और फिर अब तो उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। इसीलिए अनुपमा की सासू माँ उसकी देखभाल करने के लिए अनुपमा के पास आ गई थी। अब अनुपमा को अपनी सासू माँ से डर नहीं लगता था, बल्कि उनके सामने भी खुलकर वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। अब वो अनुपमा के ऊपर कपड़ों को लेकर या खाने पीने को लेकर कोई तंज नहीं कसती थी। दोस्तों, कभी कभी अगर हमें कुछ अच्छा करना होता है तो उसके लिए हमें पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है, तभी तो बदलाव आता है। आलोक ने वो अपना पहला कदम उठाया जिसकी वजह से आज उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। हमें अपने रिश्तों का अपमान नहीं बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।